हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? इन द चैट बॉक्स ऑडिबल ऑडिबल ऑल राइट। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ आवर चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन द चैट बॉक्स प्लीज लेट मी नो क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, यस और नो। चैट्स प्राइवेट करा दें आपकी। ऑल क्लियर? कल ना आपने चैट्स लॉक कर दी थी, प्राइवेट करनी है, आपने लॉक कर दी थी। और मैं इन लोगों से कह रही हूँ कि मुझे चैट्स क्यों नहीं आ रही, फिर उन लोगों ने बाद में बताया कि आधे बच्चों के में चैट्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। हाँ, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 3 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कल मैंने आप लोगों से कल मैं सोच रही थी कि चैट्स नहीं आ रही है, फिर मुझे एक बच्चे ने टैग किया कि मैम चैट्स इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हम लोग को चैट्स का ऑप्शन नहीं आता। तो चलो ठीक है, आज से आपके में ऐसा नहीं होगा यार, वो कल शायद बाय मिस्टेक हमसे क्लिक हो गया होगा। आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो जो मैं रोज तुमसे पूछूंगी। क्या तुम पढ़ के आए हो, रिविजन करके आए हो? हाँ भाई, रिविजन करके आए हो गया रिविजन? रिविजन हो गया आज के सेशन का? कल के सेशन का मतलब कल का सेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या आपको वो क्लियर हो गया था पूरा? हाँ, हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पढ़े थे, राउंडिंग ऑफ सीखा था। बड़ा ही बेसिक सा लेक्चर था। क्या वो लेक्चर आपने रिवाइज कर लिया? 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन कर लिया होगा अगर आपने नोट्स बनाए थे तो, या हमारे नोट्स से पढ़े होंगे तो भी। ऑलरेडी सेशन में पढ़ चुके थे तो 15-20 मिनट अगर दिए होंगे तो भाई क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाए आज के सेशन के साथ, आगे बढ़ जाए आज के सेशन के साथ। ठीक है चलो भाई, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे दो मेजर टॉपिक्स। पहला होगा आपका डायमेंशनल एनालिसिस। खैर डायमेंशनल एनालिसिस तो थोड़ा छोटा सा टॉपिक है। उसके अलावा दूसरा होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में टोटल 5 से 6 लॉज पढ़ोगे आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी उससे आता है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 3। चलो भाई, सबसे पहले आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। देखो डायमेंशनल एनालिसिस खैर आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे। फिजिक्स में आप अलग अलग तरीके से पढ़ोगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है ना, इस तरीके से पढ़ोगे। हाँ अच्छा, ओके ओके। अगर आपके में लैग आ रहा है, वैसे लैग है नहीं हमारी तरफ से, अगर लैग आ रहा है तो बेटा एक बार अपना डिवाइस रिफ्रेश कर दो तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी तरफ से लैग नहीं है इसमें। ठीक है, चलो कल वाली क्लास शो नहीं हो रही है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, तो ऐप में अपडेट चल रहा है, शायद कोई इश्यू आ रहा होगा, वो आपको 24 आवर्स के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा वो इश्यू। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दे दो यार। अभी कल मैंने आई गेस आपको बताया भी होगा, है ना, कि एप्लीकेशन अभी अपडेट हो रहा है। अगर आपने बैच परसों नरसों अपडेट किया होगा, परचेज किया होगा, तो आपको तो एप्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी स्टार्टिंग, मतलब देखने में कि बैच ही नहीं दिख रहा होगा आपको शायद परसों नरसों, है ना। आज लेकिन जैसे कल वो सारी चीजें सही हुई थी, फिर धीरे धीरे ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो अभी हमारा जो ऐप है नेक्स्ट टॉपर्स वाला, उसमें बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें सही हो रही हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से कुछ कुछ थोड़ा इश्यू आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, पर 24 आवर्स के अंदर ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। कल का लेक्चर अगर किसी बच्चे को नहीं शो हो रहा है तो थोड़ा टाइम वेट कर लो, मंडे ट्यूसडे के आसपास वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना ब्यूटीफुल सा लेक्चर डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो मैंने आपको बताया कि भैया मेरे ये सब चीजें तुमको पढ़ना है फिजिक्स में, लेकिन थोड़ा सा आपको जो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है वो समझ लो। तो डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है? जब भी आप बेटा कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो आपको क्या करना होता है, कुछ यूनिट्स को पढ़ना पड़ता है। कभी आपको बोलेगा कि ग्राम से किलोग्राम में कर दो, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर में कर दो, मीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर में कर दो, मिनट से सेकंड में कर दो, आवर्स से सेकंड्स में कर दो, एंड फलाना फलाना। तो ये ना हमें बहुत सारे अजीब अजीब से कन्वर्जन्स दे देता है वो। ठीक है, बहुत सारे अजीब अजीब से कन्वर्जन्स दे देता है। खाना वाना खा लिया तुमने? अभी जस्ट मैंने प्रिंगल्स खत्म किए हैं, जस्ट अभी मैंने प्रिंगल्स खत्म कर दिए, पेटीज खा ली है। बहुत तेज भूख लगाती है यार इस टाइम तक पता नहीं क्यों भूख लगाती है, तो ठीक है, बट चलो। सो ये चीज समझ में आ गई, है ना। चलो तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी हम आएंगे, उस पर भी आएंगे बेटा। हम लास्ट वाले, अगर आपको लास्ट वाले क्या बोलते हैं उसको, सेशन से रिलेटेड कुछ है तो लास्ट सेशन में यार हर चीज मैंने पूरा समझा दिया था आपको, कुछ छोड़ा नहीं था, तो एक बार रिवाइज कर लेना उसको अगर हो तो। ठीक है, चलो चैट्स प्राइवेट है, यस आपकी चैट्स प्राइवेट है। आपकी चैट्स मुझे दिख रही हैं, आपको शायद नहीं दिख रही होंगी। चैट्स आपकी प्राइवेट करवा दी गई हैं, वरना फिर तुम लोग इतनी बातें करते हो कि बेचारे हमारे दो जो थोड़े
थोड़े थोड़े पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो तुम? पूरा ध्यान रखा जाएगा पढ़ने लिखने वाले बच्चे का क्लास में। चलो सबका ध्यान रखा जाएगा, सबका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। टोटल कितने टॉपिक्स है बेटा? बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें थोड़े टॉपिक्स नहीं है। 6 से 7 लेक्चर लेगा ये चैप्टर आराम से, है ना। चैप्टर 1 चैप्टर 2 बहुत लेंदी चैप्टर 2 तो और ज्यादा लेंदी है ना। तो आपको जिन चैप्टर में जो बड़े बड़े चैप्टर्स उसमें खूब सारा टाइम देना है और भागना नहीं हमें किसी भी टॉपिक पे। डोंट वरी, हम किसी भी टॉपिक को भगाएंगे नहीं, कह रहे फटाफट फटाफट कर दो। आपका कोर्स टाइम पे होगा और वो भी पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ टाइम पे होगा, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ, पढ़ो अब जल्दी से। तो डायमेंशनल एनालिसिस ये कह रहा है कि भाई तुमसे कभी भी कोई भी कन्वर्जन दे दे कि इस यूनिट से उस यूनिट में बदलो, तो उसे आप बोलते हो डायमेंशनल एनालिसिस। केमिस्ट्री में बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, 2 क्वेश्चन करेंगे, एक होमवर्क दे देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस बस यही करता है कि यहाँ पे कुछ मैं आपको यूनिट याद करवाऊंगी, उसे आपको याद रखना है, बस उसे कन्वर्ट करने के लिए वो फॉर्मूला फॉलो करना है, ठीक है। पढ़ लेते भाई क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि जब भी आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी यूनिट्स को कन्वर्ट करने में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ। तुम्हें एक सिस्टम से उठा के दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करना है तो आपको उसके लिए यूज करना पड़ेगा कुछ कैलकुलेशंस, ठीक है मैम। जो मेथड आप यूज करोगे उसे आप बोलते हो बेटा फैक्टर लेबल मेथड, फैक्टर लेबल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड या फिर यूनिट फैक्टर मेथड, और उसे ही आप बोल रहे हो डायमेंशनल एनालिसिस। नाम से समझो ना, डायमेंशनल एनालिसिस, कोई डायमेंशन यानी कि कोई कैलकुलेशन जैसी चीज है, एनालाइज करने वाले उसको, है ना, उसको एनालाइज करने वाले हो, तो दैट इज उसका कंक्लूजन निकालने वाले हो, तो डायमेंशन का एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलने के लिए मैम जो भी हमें करना पड़ेगा, बात वहीं पे खत्म हो जाती है, वही होता है डायमेंशनल एनालिसिस। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स यहाँ पे मैंने लिखी है, इन्हें आपको लर्न करना है, ठीक है। चलो करते हैं। जैसे कि अच्छा, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 तरीके से। सबसे पहले बिगर यूनिट्स है, फिर उसके बाद स्मॉलर यूनिट्स है। ऐसा क्यों डिवाइड किया, उसके लिए हमने क्योंकि ट्रिक भी बनाई हुई है, ठीक है। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट तक याद रखना हमेशा। जैसे इंचेस इज बड़ी यूनिट और सेंटीमीटर इज छोटी यूनिट, मीटर इज बड़ी यूनिट, सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट, मीटर बड़ी यूनिट, मिलीमीटर स्मॉल यूनिट, किलोमीटर बड़ी यूनिट, मीटर स्मॉल यूनिट, किलोग्राम बड़ी यूनिट, ग्राम स्मॉल यूनिट, ग्राम बड़ी यूनिट, मिलीग्राम उससे भी स्मॉल यूनिट, लीटर बड़ी यूनिट, क्यूबिक सेंटीमीटर छोटी यूनिट, लीटर बड़ी यूनिट, क्यूबिक डेसीमीटर छोटी यूनिट। तो बड़े से छोटी यूनिट हमें याद रखनी है, तो जल्दी जल्दी याद करते हैं। अगर 1 इंच की बात करते हो और इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो ये होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वो होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच को किस में करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। चैट नहीं दिख रही है, हाँ बेटा चैट्स प्राइवेट है, ठीक है, चैट्स प्राइवेट है, आपको नहीं दिखेगी, बट आपकी चैट्स मुझे दिख रही है, ठीक है। 1 इंच को मैम ने क्या बोला, अरे यार तुम लोग भुला क्यों दे रहे हो, पढ़ो चुपचाप। 1 इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, इंच बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। पहली यूनिट याद हुई, पहली याद हुई। क्लास में तुमको सब पढ़ा देंगे, याद भी करा देंगे, पढ़ा भी देंगे, ठीक है, नोट्स भी बनवा देंगे तुम्हारे, और क्या रीडिंग भी करवा देंगे क्लास में ही, कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे क्लास में ही, सब कुछ क्लास में ही तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी केमिस्ट्री की। बस पढ़ लो पहले वापस से मैम। 1 इंच एक बड़ी यूनिट है और इंच की छोटी यूनिट सेंटीमीटर है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, पहली चीज मेरे ख्याल से याद हुई होगी। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो बचपन की क्लास में यार तुमने पढ़ा है। जैसे तुम बचपन का प्यार नहीं भूले बेटा, वैसे तुम बचपन की पढ़ाई क्यों भूल गए। हाँ, प्यार भुलाने में तुमको बहुत टाइम लग गया, लेकिन तुम्हें बचपन का जो पढ़ाई है उसको भुलाने में ऐसे मिनट लग गए। अब ये मत बोलना मैम हम तो जन्मों जन्मों के सिंगल आदमी, क्या प्यार क्या, ये सब तो मैम हमसे किसी ने कभी नहीं किया। ठीक है बेटा, वैसे तो तुम लायक भी नहीं, I mean 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बचपन की क्लास में जैसे आपने पढ़ा है वैसे याद रखना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर को मिलीमीटर में करना है तो 1000 वाली यूनिट हो जाती है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। नहीं पढ़ा है सेकंड लेक्चर, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लो, कोई ऐसा सच बहुत ज्यादा उसका रिलेशन नहीं है इससे, ठीक है। 1 मीटर से 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर से 1000 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मीटर को कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यस मैम, ये भी हम समझ गए, ये भी हम समझ गए, ये वाली भी वैल्यू हम समझ गए। किलोमीटर को मीटर में करना, अगेन नॉर्मल बात है, बचपन की क्लास वाली ही बात है ना। अब याद रहेगा नहीं तुमको। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम
1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम। 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है और 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है और 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, बचपन में ऐसे पढ़ते थे क्या? मतलब आज भी पढ़ते होगे, ऐसे पढ़ते थे, ऐसे छुपा छुपा के ऐसे हाथ रख लेते थे, फिर ऐसे 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 चलते आते थे। हाँ, ऐसे पढ़ते थे, है ना? वैसे ही बस इसको याद रखना। चलो एक रिकैप फटाफट से। मैम 1 इंच को अगर छोटी यूनिट में बदलते हैं तो सेंटीमीटर होती है जनरली, जो इजी तरीका है। उसके बाद सेंटीमीटर, फिर मीटर में भी दे सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है। पर इजी क्या है कि मैम 1 इंच को अगर मुझे कन्वर्ट करना है 1 सेंटीमीटर, 1 इंच को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 2.54 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और वही 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। फिर 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर में 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। 1 liter is equals to 1 cubic decimeter and 1 liter is equals to 1000 cubic centimeter. 1 liter is equals to 1000 cubic centimeter. चलो भाई चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से किसे किसे ये चीज याद हो गई। हमारे कितने बच्चों को ये चीज याद हो गई? कितने बच्चों को ये चीज याद हो गई? जल्दी से बताओ। चलो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ जल्दी से। 1 मीटर में नहीं, हाँ 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? चलो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? बताओ बेटा। आगे फिर कन्वर्जन आएगा ना, उसके बाद तो फिर तुमसे कुछ भी पूछ लेगा। वो इंचेस को मीटर में भी पूछ लेगा कन्वर्ट करने को, पर पहले बेसिक रिलेशन तो जानो इनके बीच में। चलो याद हो गया? पक्के से याद हो गया? वेरी गुड। अच्छा उसमें डेज वगैरह का भी मैं बता दूंगी अभी, टाइम और डेज का। इसका बताओ पहले जल्दी से, इसका बताओ जल्दी से। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? क्या बात है, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किससे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? किससे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? इंटेलिजेंट हो रहे हो तुम धीरे धीरे। चलो तो 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। ठीक है, और क्या पूछूं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? जल्दी से बता दो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? बाप रे बाप रे, चैट रेट तो बड़ी तेजी से चल रहा है यार। क्या बात है, इंटेलिजेंट होते जा रहे हो धीरे धीरे। 11th में आने के बाद इंटेलिजेंट भी होते जा रहे हो क्या? क्या कहते हो? 1000 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जल्दी से बता दो। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है यार, वेरी गुड। 100 सेंटीमीटर, परफेक्ट परफेक्ट। 1 इंच में कितने मीटर होते हैं बताओ? इसका आंसर दो। 1 इंच में कितने मीटर होते हैं? 1 इंच में कितने मीटर होते हैं? 1 इंच में कितने मीटर होते हैं? 2.54। ठीक है, सबका करेक्ट। सबको यही लग रहा है? सबको पक्का यही लग रहा है ना? सबको यही लग रहा है? वेरी बैड। क्या वेरी गुड सुनना चाह रहे हो क्या? क्या ये क्या बात हुई? देख नहीं रहा उसमें क्या लिखा? 2.54 क्या लिख रहे हो? हाँ क्या 2.54 देखा? बेटा घुमा दिया ना तुमको, घुमा दिया ना तुमको। ऐसे घुमाया ना, ऐसे पकड़ के तुमको घुमा दिया ना पूरा। सबका आंसर गलत है। ये जो 2.54 इतना तेजी से चल रहा है ना, सबका आंसर गलत है। बेटा यार देख रहे हो तुम क्या लिखा है? हाँ क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं क्या हो गया? पानी के साथ कुछ और मिला के पिया है क्या आज सुबह? क्या हो गया? कैसी हरकतें कर रहे हो ये? दिमाग नहीं चल रहा है? हाँ दिमाग छोड़ा हो क्या? क्या 2.54 इतनी तेजी से जो चल रहा है, क्यों चल रहा है? ये मीटर लिखा है वहां, सेंटीमीटर नहीं लिखा है। जो तुम तेजी से दौड़ रहे हो इतना, है ना, जितनी तेजी से तुम दौड़े हो, ध्यान से देखो सेंटीमीटर था। तो ये इतनी जल्दी आंसर नहीं दे पाओगे, कन्वर्ट करोगे तो। अगर मैं सेंटीमीटर लिखती तो आपका आंसर करेक्ट होता, और मीटर का क्या आंसर करेक्ट होगा वो आपको यूनिटरी मेथड से समझना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल अगर सेंटीमीटर पूछते तो 2.54 होता बेटा। तो भाई ये भी देख लेना किसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, चेक करना किसको किस में कन्वर्ट करना है। फटाफट ऐसे ही मत हम तो लिख दे रहे हैं, हम तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, है ना। तो ऐसा ना करना मुन्ना, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, तुम्हारा नंबर कट जाएगा। ठीक है, वो तो तुम कटवा ही चुके हो अपना, है ना, ऊपर से उसके बाद तुम नंबर भी कटवा लोगे। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखो, ऐसे आए दिन कटवाने की आदत हो गई है क्या? हाँ तो थोड़ा पढ़ो, ध्यान दो। ठीक है, तो 2.54 सेंटीमीटर के टाइम में होगा। अब फिर वो आगे का यूनिटरी मेथड, पूरे में यूनिटरी मेथड लगता है।
उसके आगे यूनिटरी मेथड लगता है ना, कि आप बोलोगे कि मैम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, तो यानी कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो मतलब कि 2.54 सेंटीमीटर में, या पहले 1 सेंटीमीटर को लिख लो, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो 2.54 में कितना होगा, इक्वल्स टू 1/100 इंटू 2.54 मीटर। तो इस तरीके का इसका आंसर आएगा। वैसे कई बच्चों ने अब करेक्ट भी लिख दिया था बाद में कुछ बच्चों ने करेक्ट भी लिख दिया था। उन्होंने लिखा था कि मैम ये हो जाएगा 2.54/100 विच इज करेक्ट। ठीक है, तो वो आप अगर आपने लिखा था तो करेक्ट है। अच्छा, कई बच्चों ने 100/2.54 भी लिखा था, तो यार 100/2.54 नहीं होगा, यूनिटरी मेथड लगेगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, यूनिटरी मेथड का मतलब पता है, कोई भी चीज निकाल लो पहले एक चीज के लिए निकाल लो। जैसे मुझे निकालना था सेंटीमीटर को, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना था, तो पहले मैंने इसका रिलेशन लिखा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर की वजह से इसका रिलेशन लिख दिया। अब 1 सेंटीमीटर निकाल लो, एक बार 1 सेंटीमीटर आ गया तो आगे का आंसर अपना थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस तरीके से चीजें ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे एक ट्रिक भी लिखी है, अगर आपको ये याद रखनी हो तो याद कर लेना। वैसे मैं जनरली ट्रिक पे बिलीव नहीं करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ यूनिटरी मेथड याद रखो। यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि भाई आपको जिसके लिए निकालना है उससे छोटी वाली, उस जिसके लिए निकालना है उससे बगल वाली चीज को लिख दो, और जहां से जहां तक पहुंचना है उसमें एक के लिए पहले वो आंसर लिखो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है करते रहो। तो पहले एक चीज के लिए आंसर निकालो, फिर उसके बाद जितने के लिए करना है उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहना। अभी हम करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा उसके पहले ट्रिक जानना चाहो तो जान सकते हो। कभी भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट। जैसे आप देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन कर ही दिया, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया, हमने एक चीज सॉल्व करी, तो आप देखो हमें क्या करना था, हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना था, तो हमने देखो डिवाइड किया बेटा, हमने वैल्यू को डिवाइड किया। तो वही मैं बोल रही हूँ, या तो सीधा ट्रिक तुम याद कर लो, मैम तुम्हें सब बता देंगी, है ना, मैम तुम्हें सब बता देंगी कि तुम्हें कहाँ ट्रिक यूज कर सकते हो, कहाँ क्या यूज कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है, आपको कैसे समझ में आ रहा है। तो एक बार ध्यान से समझो। पहले ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ये तो पढ़ते आए हो ना, मतलब ये तो सुना ही होगा ना, 1 मीटर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्शन तो सुना है ना, ये वाला लीटर को मिलीलीटर में पूछ लेता था। 10th में याद है तुमको, 10th में बताया जाता था कि यूनिट सही करके आना, यूनिट का नंबर होता है। करेक्ट फॉर्मूला में सब कुछ करेक्ट कर दिया और यूनिट गलत लगा दी तो नंबर कटता है। ये पढ़ा होगा ना आपने, बचपन से सुना होगा ना। तो बस वही है यहाँ पे कि यूनिट का जो कन्वर्जन है वो सिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, ठीक है, नहीं सुना है पहले, नहीं सुना है तो चलो ठीक है सुना दूंगी, यहाँ पे सुना दूंगी, नहीं सुना है तो फिलहाल ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला होता है। तो अगर आप कभी भी ये चीज याद रखो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, और बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है इसलिए मैंने बाइफरकेट कर दिया, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ कभी भी जाना है तो मल्टीप्लिकेशन करना होता है, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आना है तो डिवाइड करना होता है। मैम वापस से, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड। याद रहेगा ये? बोलो याद रहेगा? अब क्या तुम्हारे लिए मैं क्या डांस वांस कर दूं यहाँ पे? याद, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड। यार देख रहे हो, अच्छा धुन बन गया इसका, इसकी धुन अच्छी बन गई ना, है ना? हम ऐसे याद कर सकते हैं। वाओ, कोई बस मुझे सुन ना रहो, इंसान बोलेगा कि क्या पढ़ा रही है ये, थोड़ी सी ऐसे बेइज्जती सी ना हो जाए मेरी। ठीक है, हाँ तो हाँ मतलब सही है, हम ऐसे याद करते हैं। ठीक है, इसको 3 2 1 को, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड, बड़े से छोटा अगर मेरे सामने ऑफलाइन बच्चे होते तो मुझे लग रहा है आज मेरे कम से कम 1000-2000 कमाई हो जाती है वही लग रहा है ना रोड पे ऐसे क्या बात है, ज्यादा मजाक आ रहा है तुम लोग को? पढ़ाई पे ध्यान दो चुपचाप। ठीक है, वापस से, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड। तो भाई ये ट्रिक थोड़ा याद रखना, दिमाग में रखना, यही है पूरा, बस पूरा यही है। ठीक है, बड़े से छोटे में जाते टाइम मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जाते टाइम डिवाइड करना है। ठीक है, कह रहा है एक बच्चा लिख रहा है कि मैम बाहर कोई नहीं देख रहा पर हम देख रहे हैं। हाँ ये बात तो, ये भी बात सही है। कितना सेंसलेस मैंने बात बोली ना, हजारों बच्चों के सामने मैं बोल रही हूँ बाहर कोई देख तो नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लो चुपचाप, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, ज्यादा मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है एकदम से, समझ रहे हो तुम लोग चलो हमें इतना याद हो गया होगा, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड, और ये बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट है। यहीं पे टाइम की भी यूनिट लिख लो, टाइम की भी यूनिट लिख लो ताकि आप भूलो ना। बेटा एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से तुम 24 घंटे बर्बाद करते हो, है ना? ज्यादा नहीं, बस तुम 24 घंटे बर्बाद करते हो। ठीक है, और 1 घंटे में
60 मिनट होते हैं, जिसमें से तुम हर घंटे में केवल 60 मिनट ही बर्बाद करते हो मेरे ख्याल से, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, जिसमें से ऑफ कोर्स आप केवल 60 सेकंड ही बर्बाद करते हो। तो ये टाइम का भी रिलेशन है, इसको भी याद रखना, ठीक है। चलो भाई, अब मेरे बच्चे फटाफट से यार लिख दो जो तुम्हें लिखना, तुम्हें पता है तुम्हें क्या लिखना है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ क्या लिखना है तुम्हें, जल्दी जल्दी से बताओ क्या लिखना है तुम्हें, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बता दो क्या लिखना है तुमको। यार तुम लोग मेरी तरह हो मत जाना, है ना, वो मेरे ना जो पिछले साल वाले बच्चे ना बहुत शैतान हो गए, तुम मत हो जाना यार, है ना, ठीक है। चलो, सिंगर बन गई थी मैं, अच्छा हाँ यार हो जाता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी। अगर बेटा किसी के कान से खून आया हो तो तुम मेरा नाम मत लेना, ठीक है, क्लियर, पक्का क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बेटा, क्लियर हो गया है। अब तुम क्वेश्चन कर दो इसी बात पे, हाउ मेनी सेकेंड्स यू हैव स्पेंट थिंकिंग अबाउट हर, आई मीन सॉरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई बात नहीं नहीं बेटा वो क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन है, रोने मत लगना तुम, ठीक है। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days, 2 दिन में कितने मिनट्स की सेकेंड, कितने सेकेंड होते हैं, 2 दिन में कितने सेकेंड होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी मर्जी, देखो ये यूनिट फैक्टर भी होते हैं, यहाँ पे लिखा था ना यूनिट फैक्टर पता है क्या होता है, ये कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो 1000, ये है ना, ये जैसे यहाँ पे यूनिट फैक्टर, या फिर जिससे हो रहा है, देखो जैसे यहाँ पे यूनिट फैक्टर 1/100 आया था, ये यूनिट फैक्टर होता है। लेकिन मैं कभी इसको नहीं बोलती कि ऐसे याद करो, मेरे हिसाब से आपको कभी भी ये चीजें ऐसे रटनी नहीं है, आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ, आप सब कुछ कर लोगे, इतना दिमाग मत खपाना अपना। वैसे भी बेटा तुम्हारे पास इतना सा तो है, दिमाग तुम्हारा इतना ही है, उसमें भी तुम इतना ज्यादा लगा दोगे तो तुम्हें टेंशन हो जाएगी। तो इतना ना सोचते हुए आप यूनिटरी मेथड पे चलना, सिंपल, ठीक है। यूनिटरी मेथड सॉरी क्या होता है, देखो कितने सेकंड होते हैं 2 दिन में, तो हम सिंपल यूनिटरी मेथड बोलेंगे कि मैम हमें पता है 1 दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो एक एक करके आप पहले से कन्वर्ट करो, यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैम सबसे पहले 1 घंटे के लिए निकाल लो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना, तो 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये हमने अभी भी ऊपर लिखा, यस मैम। तो 60 मिनट में कितने होंगे, 60 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 60 × 60 सेकंड्स होंगे। या ऐसे याद कर लो, बड़े से छोटा डिवाइड, छोटे से बड़ा, वही था ना, है ना, तो ये हमने पढ़ा था, देखो बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई। हम कर क्या रहे, बड़े से छोटे में जा रहे तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड, तो बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मिनट के लिए हमने निकाल लिया, यस मैम। अब घंटे के हिसाब से निकालो, घंटे में भी देखो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आर बड़ा यूनिट है, मिनट छोटा यूनिट है, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, तो फिर से वही आएगा, 1 घंटे में हमने अच्छा 1 घंटे का तो हमने निकाल लिया, अब हमको 1 दिन का निकालना है, 1 दिन में कितने हो जाएंगे, 1 day is equals to 60 × 60 सेकेंड्स, है ना, यानी कि 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 24 के हिसाब से 60 × 1 दिन के हिसाब से 24 × 60 ये आया समझ में, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना, 24 घंटे में कितने सेकंड्स होंगे, 60 × 60, तो 24 × 60 ये आ गया 1 दिन के लिए। पर क्वेश्चन में 1 दिन नहीं 2 दिन पूछा था, 1 दिन में बेटा इतना टाइम लग रहा है, तो 2 दिन में कितना लगेगा, वापस से बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, तो 2 days के लिए क्या हो जाएगा, 24 × 60 × 60 × 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, इसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 days इज इक्वल्स टू कुछ यहां पे आ जाएगा आपका आंसर इन सेकेंड्स। बोलो किसी किसी समझ में आया, कैलकुलेट करूं क्या, 4 2 8, 2 2 4, 6 6 36, है ना, 3600 ये आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, बताओ आया समझ में, कैलकुलेट तो कर ही लोगे। 1728 मैम आ रहा है समथिंग, 172800, ठीक है, 172800 बताओ, लिख दो चैट बॉक्स में, तुमको पता है क्या लिखना है, बताओ चैट बॉक्स में, सबको पता है क्या लिखना है, हर एक बच्चा भारत का बच्चा जानता है उसे क्या लिखना है,
क्या राइमिंग हो रही है आजकल यार, गाइस देख रहे हो तुम लोग। वैसे तो मुझे शायरी वायरी आती नहीं है ना, बट राइमिंग अच्छी हो रही है आजकल। बोलो क्लियर, क्लियर। 1728 ही तो लिखा है, 172800 सही तो लिखा है, 172800। एक बार और समझाओ मैं ये बात, एक बार और समझाओ, चलो एक बार और समझो इसी बात पे, तुम एक बार और समझो। आपको बोल रहा था कितने सेकंड्स हैं 2 दिन में, तो पहले देखो 1 दिन के हिसाब से निकालो चीजें, 2 दिन के हिसाब से मत निकालो, पहले 1 दिन, हर चीज को 1 की यूनिट में निकालना सीखो, ठीक है। तो आपने बोला 1 दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। पहले ये 3 चीजें इसमें दिमाग में रखनी थी आपको। अब आपसे वो बोल रहा था कि पहले हम सिंपल ये बोल रहे हैं कि 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हमने बोला 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यानी कि अगर मैं 1 घंटे के हिसाब से निकालूं, अगर मैं बोलूं 1 घंटे के हिसाब से, तो 60 × 60 करेंगे। भाई ये तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो मतलब इतनी बेसिक बात है जो आपने मेरे ख्याल से 7th 8th में भी सुनी होगी, है ना, कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, कितने 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये तो सिंपल हो गया। अब उसने बोला कि आप 1 दिन के हिसाब से बताओ, 1 दिन में होते हैं टोटल 24 घंटे। 1 घंटे में आपने निकाल लिया कितने सेकंड हुए, 1 घंटे में इतने सेकंड है, तो 24 घंटे में कितने सेकंड है यार, सिंपल है यार, सिंपल है यार। एक चॉकलेट तुमको 5 रुपए की मिल रही है, तो 5 या 24 लिख लो, 24 चॉकलेट आपको कितने की मिलेगी, 5 × 24 ही तो होगा। मैं आपको सच बता रही हूं, मैं बचपन से आज तक यूनिटरी में जब भी कंफ्यूजन होती है मुझे, मैं सिर्फ ये याद रखती हूँ, ये क्रॉस किसने किया, ठीक है, भूत प्रेत आत्मा आ गई क्या हमारी क्लास में, हाँ गाना सुन के भूत प्रेत आत्मा आ गई क्या हमारी क्लास में। चलो ठीक है, चलो, तो एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो 24 चॉकलेट 5 × 24 की तो होंगी। 1 घंटा इतने सेकंड का है, तो 24 कितने का होगा, 24 × ये जो पूरे मिनट आपने लिखे, सेकंड्स आपने लिखे। अब 1 दिन में ये है, तो 2 दिन में कितना होगा, 1 चॉकलेट 5 की है, तो 2 कितने की होंगी, 5 × 2 10। 1 दिन में इतना सेकंड है, तो 2 दिन में कितना होगा, 2 × ये पूरी ओवरऑल वैल्यू, 2 × ये पूरी ओवरऑल वैल्यू। तो यहां से आ गया आंसर। क्या हमारे बच्चों को क्लियर हुई ये बात, क्या हमारे बच्चों को क्लियर हुई ये बात, इन द चैट बॉक्स एक बार बता दो। 24 × 60 यही होगा, 24 × 60 × 60 × 2, 24 × 60 × 60 × 2, ये आपका ओवरऑल आंसर हो गया। इजी था, इजी था, चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये हमारे बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दिमाग में रखना, यूनिटरी मेथड लगाया है हमने, और आप चाहो तो सिंपल याद रखना कि हमने हर बार एक ही फॉर्मूला लगाया है कि बिगर वैल्यू से बड़े से स्मॉलर वैल्यू में हम जा रहे हैं, तो हमने किया है मल्टीप्लाई, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड, ठीक है, तो बड़े से छोटा मल्टीप्लाई किया हमने हर बार। मेरे ख्याल से ये सबको याद हो गया होगा। पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, रिप्रेजेंटेड इन इंचेस है ये, 3 इंच लॉन्ग, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। बोल रहा है एक पीस ऑफ मेटल है, वो 3 इंच का है, उसको सेंटीमीटर में आपको बताना है कि वो कितना होगा, ठीक है, यस मैम। 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर्स के टर्म में था ना, सेंटीमीटर्स के टर्म में था ना, यस मैम। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है। मेटल पीस इज 3 इंच लॉन्ग, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। 1 इंच में इतना होता है, तो 3 इंच में कितना हो जाएगा, 2.54। अब देखो इंचेस एक बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, तो 3 इंचेस कितने का होगा, दिस इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 12, 16, 7 है 7.62 सेंटीमीटर। 3 इंच इज इक्वल्स टू 7.62 सेंटीमीटर के आसपास। बताओ किसे किसे समझ में आया, बताओ 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 बताओ, जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से बता दो एक बार। क्या हमारे बच्चों को ये चीज क्लियर हुई, क्या हमारे बच्चों को ये चीज क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आई, अच्छे से समझ में आई। 7.62 देखो 7.62 आंसर आ गया, ठीक है, बोलो आया। यूनिट फैक्टर वगैरह निकालना हो तो वही 2.54/1 जो आया वो आपका यूनिट फैक्टर हो गया, ठीक है। यूनिट फैक्टर वगैरह मैं कह रही हूँ, आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो भी आप इससे बेटा कर रहे हो, जैसे इसमें कुछ नहीं है, मतलब 1 ओवरऑल, तो या तो ये याद रखो या तो आपको सिंपली यूनिटरी मेथड याद रखना है। क्लियर है हमारे बच्चों को, पक्के से क्लियर है ना, वेरी गुड वेरी गुड। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन भी देख लो, ये होमवर्क है आपके लिए, पर देख लो। जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट करना है वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर।
अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं बेटा, वैसे तो मैं आपको खुद ही सारे सॉल्व करा दूंगी, बट फिर भी क्लास 11th का जो पेपर होता है ना वो आपके स्कूल में बनता है। अब हर स्कूल का डिफिकल्टी लेवल हमेशा अलग होता है। जैसे जब हम क्लास 12th की बात करते हैं ना तो हम ऐसे गारंटी करते हैं जो हम क्वेश्चन बोलेंगे सेम आएगा, क्योंकि वो बोर्ड्स का पेपर है, तो बोर्ड्स में हम उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। लेकिन क्लास 11th का जो स्कूल लेवल का पेपर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है हर अलग अलग स्कूल में। जैसे केवी का कुछ अलग पेपर पैटर्न होता है ना, डीपीएस का अलग पेपर पैटर्न होता है। तो जिस तरीके से आपके स्कूल के टीचर, ये मैं आपको एज योर सिस्टर बोल रही हूँ और मैं एकदम ट्रांसपेरेंटली ये बात आपको बोल रही हूँ, और ये आपको बहुत कम लोग बोलेंगे बट ये रियलिटी है कि अपने स्कूल के टीचर के कराए हुए क्वेश्चंस पे ध्यान देना, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि स्कूल टीचर अपने टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन, वैसे सारी चीजें एनसीईआरटी बेस्ड होती है, एनसीईआरटी बेस्ड आपको हर चीज मैं आपको कराऊंगी, एक्स्ट्रा भी सारी चीजें मैं आपको कराऊंगी। पर स्कूल में कुछ टीचर जो होते हैं ना वो अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना। और ये मैं आपकी बहन की तरीके से बोल रही हूँ, ठीक है, कि अगर आपको कभी भी स्कूल में ऐसे हल्के मत लेना, कह रहे हम कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, बेटा स्कूल के टीचर्स अपने अकॉर्डिंग पेपर सेट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे स्कूल में ऐसा हुआ था कि वो कराते ही वो क्वेश्चन थे जो वो देने वाले हैं, और हम मतलब उस टाइम पे मैं ऑफलाइन कोचिंग में जाती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि अरे हमें तो बड़े अच्छे से कोचिंग समझ में आ रहा है ये वो, बट रियलिटी में ये है कि उन्होंने सिर्फ वही क्वेश्चन कराए थे जो उनको देने थे, उसी टाइप के वो क्वेश्चन करा रहे थे। तो थोड़ा सा इस चीज में फोकस रहना कि 10th और 12th में हर चीज प्रिडिक्टेबल होती है, वो हम आपको बता देंगे कैसे करनी होती है, 10th में भी 12th में भी, है ना। बट जब आप 9th और 11th की बात करते हो तो स्कूल के टीचर की चीजों को थोड़ा सा ध्यान जरूर देना, ठीक है। ये मत सोचना कि हम तो ऐसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी ना केमिस्ट्री की आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, और ये मैं खुलेआम आपको वर्ड्स दे रही हूँ इस बात का। कहीं भी जाके पढ़ लेना तुम्हें केमिस्ट्री, 11th 12th की केमिस्ट्री मुझसे आसान भाषा में आपको कोई समझा दे, 11th 12th की केमिस्ट्री मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की, ठीक है। तो वो मेरा तरीका है, मैं आपको सबसे आसान भाषा में समझा दूंगी। लेकिन क्लास के टीचर की बात जरूर सुनना, 9th और 11th के बच्चों से भाई ये मेरी रिक्वेस्ट रहती है, थोड़ा सा उनके हिसाब से चलना जरूर, ठीक है। चलो भाई, बहुत सारे बच्चों ने मैं आंसर भी दे दिए, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार हमारे, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वेरी गुड। फिलहाल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 लीटर ऑफ मिल्क को कैलकुलेट करना है क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं। अगर तुम क्यूबिक सेंटीमीटर सोच रहे हो तो गलत है, ठीक है। तो रिलेशन याद रखना, 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने पढ़ा था, और 1 लीटर में 1000 क्यूबिक डेसीमीटर 1 लीटर में 1 क्यूबिक डेसीमीटर हमने पढ़ा था। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। इसको उल्टा करके क्यों लिख रही हूं, क्योंकि मुझे 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में बदलना है ना, क्योंकि इसके बाद क्यूबिक मीटर में जाना है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, और सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर में निकालना है। देखो क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर की बात हो रही है, तो एक ये आपका इसी को कहते हो आप यूनिट फैक्टर बन गया, जिससे आप पूरी कहानी आगे बढ़ाने जा रहे हो, ठीक है। तो यहां से मैम ने क्या बताया कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक मतलब क्यूब लगाना है, तो 1/100 का क्यूब मीटर क्यूब में बदलने के लिए, मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1 लीटर की ये पूरी कहानी मैम आपको बता रही है। फिर 2 लीटर में अपन आएंगे क्योंकि 2 लीटर से रिलेटेड पूछा हुआ है, ठीक है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1/1 2 3 4 5 6 है ना, क्यूब करना है, तो 100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 करना है, बेसिकली क्यूबिक मीटर होता है। और ये 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो आप कर लोगे, बताओ। अब आपको मैंने पूरा रास्ता बता दिया, बस तुमको मंजिल तक पहुंचना है ना। आपको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए आपने निकाल लिया, आपको 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए निकाल देना है, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 2 लीटर की बात हो रही है। हो जाएगा, बताओ हो जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है, बट फिर भी मैंने आपको काफी कुछ बता दिया इसमें, आगे सोल्यूशन भी दिया होगा होमवर्क का, तो आप अगर चाहो तो एक बार रीचेक जरूर कर लेना, अपना आंसर मैच जरूर कर लेना, ठीक है। चलो भाई, अब हम आ जाते हैं अपने आज के दूसरे टॉपिक पे। अब मेरे पहले मेरे वही सारे मतलबी बच्चे फटाफट से लिख दो जो तुम्हें लिखना है, तुम्हें पता है क्या लिखना है। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। ये सब शायद फिजिक्स में होता है मैम। हाँ बेटा, फिजिक्स में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स आपको, मतलब मेरे स्कूल में ये नहीं कराया गया था केमिस्ट्री में, वो कहते थे कि फिजिक्स में पढ़ लेना, है ना। कई सारे जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपके फिजिक्स में होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है यार जो भी क्लास में पढ़ रहे हो उसमें पूरी चीजें खुद से पढ़ो, ताकि आप उस तरीके से समझो। अब हो सकता है केमिस्ट्री में फिजिक्स के लेवल का क्वेश्चन ही ना आता हो, तो इस वजह से, ठीक है।
ऑल्सो बेटा एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास 11th में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो मैं आपको सारे एग्जाम्पलर भी कराऊंगी, एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो है बेसिकली, तो ठीक है, बट अगर कोशिश करा करो कि थोड़ा बहुत क्लास के बाद अगर टाइम मिले तो आप खुद भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की ट्राई किया करो। बताओ बेटे, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, बताओ बेटे आगे बढ़ जाए। एक बार रिपीट कर दो मैम, चलो कर देती है आप, तो कर दी ना तुमने, छोटी बात, रिपीट कर देंगे तुम्हारे लिए। और बताओ क्या करना है लाइफ में, और बताओ क्या करना है, जो तुम बोलो रिपीट करती हूँ मैं। हमें डायमेंशनल एनालिसिस में एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कन्वर्ट करना सीखना होता है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 लीटर में 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बता दिया, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो इस तरीके की कुछ यूनिट्स होती हैं, ठीक है, हमें एक से दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। मैम आपको कहती है हमेशा बस एक चीज याद रखो, या तो ऐसे याद कर लो, 1 चॉकलेट 5 रुपए की तो 5 चॉकलेट कितने की, है ना, या तो ऐसे याद कर लो कि बड़ी से छोटे क्या था, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड, या तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। और इसी बेसिस पे हमेशा यूनिटरी मेथड लगा दो। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि भाई 1 चॉकलेट 5 रुपए की है तो 5 कितने की है, ये, ठीक है। अब इस पूरी कहानी के दौरान आप हमेशा कोशिश करो कि 1 यूनिट के लिए पहले निकालो। इतना सर मत अपना दिमाग खराब करना कि 24 में कितना होगा मल्टीप्लाई, नहीं, 1 यूनिट के लिए निकाल लो, फिर जो भी आ गया 2 लीटर 3 लीटर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेना। पहले ये नहीं कि 2 लीटर के लिए निकालना है, सीधा 2 लीटर हम लेते हुए चल रहे हैं क्वेश्चन में, नहीं, पहले आप 1 यूनिट के लिए निकालो, फिर आगे बढ़ के दूसरे चीजों में आ जाओ, ठीक है। ये आपके लिए पूरे की पूरी चीजें हो गई। अब हम आते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक में। आज का नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये पूरी दुनिया में, ये पूरी केमिस्ट्री जो चल रही है ना, ये किसी लॉ के बेसिस पे चल रही है, ये किसी रूल के बेसिस पे चल रही है। और वही लॉज, वही रूल्स आपको पढ़ने होते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है कि जितनी भी दुनिया की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, हमने कोई भी आज तक केमिकल रिएक्शन पढ़ी है या हम कोई भी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, हर रिएक्शन किसी ना किसी रूल या किसी ना किसी लॉ के बेसिस पे हो रही होती है। एंड इन्हीं रूल, इन्हीं लॉ को आप बोलते हो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें से हमारे सिलेबस में 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। पहला लॉ होता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा होता है लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब मैं ऐसे बोल रही हुआ करूं, कोशिश किया करो तभी लिखो, ठीक है। चौथा होता है गे-लुसाक्स लॉ और पांचवा होता है एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। वापस से एक बार, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है एवरी केमिकल रिएक्शंस इन दिस वर्ल्ड जो हो रही हैं, दे आर हैपनिंग, दे आर अकरिंग थ्रू सर्टेन रूल्स, दे फॉलो सर्टेन रूल्स, दे फॉलो सर्टेन लॉज, एंड दीज लॉज, इन्हीं लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब केमिकली दुनिया में कोई भी चीज कंबाइन हो रही है, कंपोज हो रही है, दे आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कितने लॉ है? मैम हमेशा बोलती है कि चीजों को याद रखो। आपको पूरी दुनिया में बेटा, वो यूट्यूब वाली जो दुनिया होती है ना, जो इंस्टाग्राम वाली दुनिया होती है, आपको ज्यादातर टीचर ऐसे बोलेंगे बेटा कभी याद मत करो, चीजों को समझो। मैं ऐसा कभी नहीं बोलती हूँ, मैं आपको डायरेक्ट वर्ड्स दे रही हूँ इस बात के, अपने सब्जेक्ट की मैं आपको बोल रही हूँ ये बात, मुझे नहीं पता किसी और के। केमिस्ट्री में हर चीज समझो बेटा, हर चीज समझो, पर साथ साथ याद करो, साथ साथ याद करो, क्योंकि पूरी दुनिया तुमसे कहेगी कि सिर्फ याद रखो, याद रखो, ये क्या कहते हैं, समझो समझो समझो, पर ये एकदम गलत अप्रोच होती है। कभी भी केमिस्ट्री को केवल समझना नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही समझो मत, सब कुछ समझो, बहुत डिटेल में समझो, पर फिर उसके बाद उसे याद भी करो, क्योंकि एग्जाम में केवल आंसर लिखना अच्छा नहीं होता, करेक्ट टाइम पे आंसर लिखना अच्छा होता है। आपने 20 क्वेश्चन केवल और केवल क्या कहते हैं अटेम्प्ट किए, 30 में से लेट से 30 क्वेश्चन आए थे, उसमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, लेट से सपोज कर लो, ठीक है। तो आपने 20 क्वेश्चन में 20 के 20 सही करे, क्या फायदा हो गया तुम्हारा? कोई फायदा नहीं हुआ। 30 करे, सही भी किए और साथ ही साथ बहुत जल्दी कर लिया कि आपने बाद में रिवाइज भी कर लिया कि सब सही है या नहीं, तो वो सही अप्रोच है। तो सब कुछ समझो पर साथ साथ याद रखो, कोशिश करो यार तुमको याद रहे साथ में। कोशिश तो यही रखनी है ना अपन को कि जब हम लिख रहे हैं, जैसे मैं ये बोलती हूँ क्यों क्लियर हम कर रहे हैं, क्लियर का मतलब क्या है कि तुम्हें चीजें आ गई, तुमने लिख लिया। क्लियर का मतलब है तुम्हें ऐसे याद आया कि तुम्हें ये लिखना है, मतलब सेकंड्स लगे ये चीज सोचने में कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो होता है कि आपको दिमाग में याद भी रखना है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही देखो याद करा रही हूँ।
हम समझेंगे, हम हर एक लॉ को समझेंगे, पर पहले याद रखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ गए मैम, 5 लॉ होते हैं। कौन कौन सा? आंख बंद करो जल्दी से, आंख बंद कर लो, सबके सब आंख बंद कर लो फटाफट से। लॉ ऑफ, तुमने आंख खोल ली ना, खोल ली ना तुमने आंख, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। हाँ, जहां पे तुम्हारी आंखें खुलनी चाहिए थी तब तो तुम अंधे थे उस चीज में, तब तो तुम अंधे थे। हाँ, फिर तुम्हारी जब आंख खुली तो देर हो गई और अब तुम आंख खोल रहे हो यहाँ पे। चलो पहला लॉ, ठीक है बेटा, रोएगा नहीं कोई, कोई खुली और बंद आंखों से रोएगा नहीं। पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है ठीक है, आंख बंद कर लो, मैच देख लेंगे बाद में बेटा। चौथा लॉ, लॉ गे-लुसाक्स लॉ। पांचवा लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। खैर आपको भी जब आप ये लॉ समझोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा, बट फिर भी पहले भी याद रखो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। 5 लॉज हमें पढ़नी है, 5 लॉ हमें पढ़नी है। ठीक है, कह रहा मैम आपसे क्या, दर्शित कह रहे हैं मैम आपसे नजर नहीं हट रही है इसलिए। क्या बात है दर्शित, क्या बात है, वेरी गुड। दर्शित के लिए स्लो क्लैप्स। दर्शित, कैसा दर्शित है ये? हाँ, कैसा दर्शन कर रहे हो इस दुनिया में तुम? हाँ, क्या हो जाएगा बेटा इससे, क्या हो, इससे नंबर नहीं आता, इससे घर नहीं चलता आगे चल के। ठीक है, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है, रीड कर लो फटाफट से। केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं किसी लॉज के अकॉर्डिंग, उसे ही बोलते हो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुल आपको टोटल 5 लॉज पढ़ने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गे-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। टोटल हमारे पास 5 लॉज होते हैं। तो दुनिया भर की जो रिएक्शंस हो रही हैं, दुनिया भर की जो रिएक्शंस हो रही हैं वो आप पढ़ते हो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, तो तुम लोग इस लॉ पे अटक गए हो ना, ये वाला लॉ पे तुम अटक गए हो, है ना बेटा? घर आके पीटूंगी मैं तुमको, चुपचाप पढ़ लो बेटा, पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, आगे बढ़ जाए। पीपीटी की तारीफ नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, कुछ डील हुई थी अपनी, याद नहीं है क्या? फर्स्ट क्लास में फ्री फर्स्ट क्लास थी तो मैंने तुमसे बोलता तुम मेरी तारीफ करना, मैं तुम्हारी तो कर नहीं सकती, तुम लायक, आई मीन कर लूंगी। ठीक है, तो ठीक है ना, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए पक्का? ठीक है, आई कांट सी यस्टरडेज वीडियो। हाँ बेटा वो सही हो जाएगा, यस्टरडेज वीडियो जो है आपके कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहा होगा, आ जाएगा। ठीक है, चलो ऑल राइट, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके एक एक लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? अच्छा है ना, वेरी गुड वेरी गुड। देखा तुमने बोला नहीं बट मैंने बुलवा लिया तुमसे, इट्स ओके। लाइफ तो ऐसे ही चल रही है, लाइफ तो ऐसी ही चल रही है ना, तारीफ तो कोई करता नहीं है जिंदगी में, तो करवाना ही पड़ती है बेटा आजकल के जमाने में। ठीक है, आजकल के जमाने में अपनी तारीफ खुद ही करवानी पड़ती है, कोई कर नहीं रहा होता है। ठीक है, तो जहां जहां जरूरत दिखे, जहां मौका दिखे, मस्त तुम अपनी तारीफ कराओ। ठीक है, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बहुत आसान है ये लॉ, आपने अगेन बचपन की क्लास में पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज कंजर्व्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मास का मतलब है मास इज कंजर्व्ड। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने लेट्स से 100 ग्राम कार्बन लिया, 100 ग्राम ऑक्सीजन लिया और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो वो 1000 ग्राम बन गया। नहीं, अगर 100 ग्राम कार्बन 100 ग्राम ऑक्सीजन था तो कार्बन मोनोऑक्साइड 200 ग्राम ही बनेगा, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन के अंदर मास बढ़ जाए, और इसका उल्टा भी नहीं हो सकता कि 100 ग्राम कार्बन लिया, 100 ग्राम ऑक्सीजन लिया, 100 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। नहीं, कार्बन 100 था, ऑक्सीजन 100 था, तो ओवरऑल 200 ही बनेगा। तो मास ना ही तो बढ़ता है और ना ही तो घटता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। मास इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मास इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। रीड करें, चलो। अगर एक फिजिकल और, अच्छा इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, इसको रुक जाओ, अभी नीचे देखो। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर मतलब वही मास की बात कर रहे हैं कि ना ही तो वो बढ़ेगा ना ही तो वो घटेगा। तो मैंने आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया कि जब कार्बन और ऑक्सीजन को आपने जोड़ा, जब आपने कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, अगर ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, तो ये 200 ग्राम ही बनेगा। इस लाइन का मतलब क्या समझे थे आप? इस एग्जाम्पल का मतलब क्या समझे थे? देखो बेटा, ये होता है रिएक्टेंट्स और ये होता है प्रोडक्ट। तो
और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो मास आया वो बराबर होना चाहिए, मतलब सम ऑफ masses of carbon and oxygen, sum of masses of carbon and oxygen यानी कि reactants बराबर होना चाहिए sum of masses of reactant product यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी इस लॉ का एक डेफिनेशन है। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो भी एक डेफिनेशन ही थी कि जब आप रिएक्टेंट का मास देखोगे और प्रोडक्ट का मास देखोगे तो इन दोनों का जो सम आ रहा है, जो जोड़ने पे मास आ रहा है, वो बराबर होना चाहिए। यही तो हमने बोला था। यस मैम। तो सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होना चाहिए मैम सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होना चाहिए सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। एक बार फटाफट से मैम वापस से फिर से, फिजिकल और केमिकल चेंज जब भी होगा, जो भी टोटल मास होगा प्रोडक्ट का वो बराबर होगा टोटल मास रिएक्टेंट का। बोलो आया? पहला लॉ समझ में आया? पहला लॉ किसको किसको क्लियर हुआ? खत्म कब होगी क्लास? 9, 10, 9, 15 के आसपास। अच्छा, ये लॉ दिया किसने था? एंटोनियो लेविशियर ने 1789 के आसपास इन्होंने ये लॉ दिया था। बेटा इस नाम को याद रखना, क्योंकि आपसे कई बार लॉस के बारे में जब भी पूछता है तो वो डायरेक्ट पूछता है ये लॉ किसने दिया था, तो तुम अपना नाम मत लिख के आना, है ना। तो आप लिख के आओगे एंटोनियो लेवोशियर फर्स्ट वाले में। बताओ क्लियर है? पहला लॉ क्लियर है? एक और एग्जांपल देखोगे इसका, एक और एग्जांपल देखो। खैर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगी कुछ कुछ। देखो, मीथेन है 16 ग्राम, ऑक्सीजन है 32 ग्राम, 2 टाइम है तो 2 × 32, तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा 44 और वाटर है 18 × 2 लेट्स से मान लो। तो इसके मासेस का जो सम है वो इसके मासेस के सम के बराबर है, मतलब 80 ग्राम अगर यहां है तो 80 ग्राम वहां है। नो मैटर आप क्या रिएक्शन ले रहे हो, जो भी मासेस का सम होगा रिएक्टेंट का वही मासेस का सम होगा प्रोडक्ट का। इसके आगे कुछ नहीं है इस लॉ में। आपको इससे क्वेश्चन कैसे देगा? वो आपको 4 चीजें दे देगा, 3 का मास बताएगा, 1 का पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को ले लूं, लेट्स से मैंने इसी क्वेश्चन को ले लिया कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन की मीथेन प्लस ऑक्सीजन से लेट से मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हाँ जी भाई, तुम तो 10th से आए हो, कोई बताएगा ये कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है ये? जल्दी से बताओ। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है? बस पन में पढ़ा था 10th में पहले चैप्टर में, बता दो जल्दी से। तो लेट से आपको बोल रहा है कि मीथेन जो है वो 44 ग्राम है, ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम है, ठीक है। तो आपको कार्बन दे दिया 18 ग्राम, सॉरी वाटर दे दिया 18 ग्राम, और आपको पूछा कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताओ। एक मिनट रुकना, 12 + 4 16 होगा यहाँ पे, है ना, 16 ग्राम। चलो, और क्योंकि आपको इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखनी है। अच्छा, एक और चीज कंबशन रिएक्शन है। वेरी गुड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन, परफेक्ट, ठीक है। कोई भी हाइड्रोकार्बन गैस जो है वो रिएक्ट जब भी करती है ऑक्सीजन से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है, और ये कंबशन रिएक्शन होती है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन कुछ भी होता तो ये कंबशन रिएक्शन कहलाती, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, इस लॉ में एक गलती बच्चा जो करता है वो है इक्वेशन को बैलेंस करने से भूल जाता है। उसे लगता है भाई ये तो 32 ग्राम है, पर ये 32 नहीं है बेटा, ये 32 नहीं है। आपको इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे आप लगाओगे कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 लग जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 4, कार्बन 1, ऑक्सीजन 4, अब बैलेंस्ड है। तो 32 × 2 और 18 × 2, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल मास कितना है? 16 + 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, है ना, 64। तो ओवरऑल कितना आएगा? 6 + 4 10, 1 कैरी, 6 7 8 80 ग्राम, है ना। आपसे बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताओ। यहां पे मास कितना आ रहा है? 18 × 2 36 ना, 36 ग्राम। ये आपको ओवरऑल वैल्यू गिवन है। अब आपको बोला था इसका मास बताओ, तो हमें पता है मैम ये जो टोटल है इसको जोड़ने पे, सम करने पे आंसर आना चाहिए 80। क्यों 80 आना चाहिए? क्योंकि जो रिएक्टेंट के मासेस का सम है वो प्रोडक्ट के मासेस के सम के बराबर होना चाहिए, है ना। 80 ग्राम में से 80 पीते हैं लस्सी, ठीक है। तो 80 ग्राम में से टोटल 36 ग्राम वाटर बना, है ना।
तो कितना बचा 80 माइनस 36, अगेन यूनिटरी मेथड है नॉर्मल, 10 माइनस 6 इज 4, 7 माइनस 3 इज 4, तो 44 ग्राम आएगा आंसर। बताओ किसे किसे क्लियर हुआ, कितने कितने बच्चों को आया। खैर मैं आपको सच बताऊं तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, इसमें तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कार्बन डाइऑक्साइड का मास, पर ठीक है आपको मेथड पता होना चाहिए ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में ये चीज लगा लो। बताओ भाई क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 80 पीवांगे लस्सी ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई ये हो गया हमारा लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ। किसने दिया था? एंटोनियो लेवोशियर ने। किसने दिया था ये लॉ? एंटोनियो लेवोशियर ने। किसने दिया था ये लॉ? एंटोनियो लेवोशियर ने। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो रिएक्टेंट के मासेस का सम होगा वो प्रोडक्ट के मासेस का सम होगा। मतलब एक तराजू में रख दिया तो दोनों बराबर आएंगे, तराजू बीच में हो जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के होते हुए, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट है बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब मैं ऐसा करती हूं, मैं किसी 3 बच्चे का नाम लूंगी, प्रिंस, खुशी, माही, 3 बच्चों का नाम ले लिया मैंने, प्रिंस, खुशी, माही। हमने उठा लिए अपने 3 बच्चे, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, बच्चे 3 उठा लिए हमने, 3 बच्चे उठा लिए हमने, बच के रहा करो समझे, ठीक है। तो हमने उठा लिए 3 बच्चे। अब इन 3 बच्चों में एक एक करके हम इनके घर गए। मान लो ये हमारे टॉपर्स हैं, लेट्स से, ठीक है, मान लेते हैं बेटा, लेट्स से तो मैं कर रही हूँ, मान रही हूं मैं, मेरी आशा है कि तुम सच में बन जाओ, है ना। चलो एंटोनियो लेवोशियर, यस बेटा, ठीक है। तो भाई मैंने 3 बच्चे, अब क्या मीमी मीमी बकरी, अब क्या बन रहे हो तुम लोग? हो गया, हो गए, सेलेक्ट हो गए, ठीक है। हमने 3 बच्चे उठाए, तो हम पे कोई आरोप नहीं भाई, पढ़ो। तो हमने 3 बच्चे उठाए, मैं तीनों के घर गई, मैंने कहा बेटा पानी तो ले आओ, तो तीनों ने कहा हाँ हाँ मैम। अब प्रिंस भाई साहब ने जैसे ही देखा कि अरे मैम ने पानी मांगा है, प्रिंस बीइंग प्रिंस ने बोला कि मेरा तो राज चल रहा है, मैं तो इस दुनिया का प्रिंस हूं। वो गया, उसने फ्रिज खोला, उसने कहा अरे शिट, पानी तो है ही नहीं घर पे। तो उसने क्या किया, नल का पानी दे दिया मैम को, मतलब टंकी का पानी। देख रहे हो तुम लोग प्रिंस ये कैसी हरकतें हैं बेटा? प्रिंस क्या कहना चाहोगे तुम? 2 शब्द कह दो तुम इसी बात पे, क्या क्या तुम इसका जस्टिफिकेशन देना चाहोगे? प्रिंस लेके आ गया टैप वाटर, प्रिंस लेके आ गया टैप वाटर। फिर हम खुशी के घर पे गए, खुशी की खुशी नहीं समाई, खुशी ने कहा अरे मैम आई है। खुशी ने आरओ का पानी दिया मैम को, आरओ का पानी, ठीक है। खुशी की खुशी नहीं समाई, खुशी ने कहा अरे हम तो यार मैम को आरओ का पानी लेके आएंगे। फिर हम माही के घर गए, है ना। फिर माही ने बोला कि माही ने बोला कि यार क्या करें, पानी तो है नहीं घर पे, है ना, आरओ तो हटाओ, घर पे पानी नहीं है, टंकी में तो पानी है नहीं, इनको क्या पिला दे हम। लेकिन वो बाहर गई, उसने कहा कोई बात नहीं, समुद्र है हमारे घर के जस्ट बगल में, रिवर है, समुद्र है, हैंडपंप है, कुछ भी बोल लो, कोई भी हम लिख देते हैं। सी वाटर ले आई वो, सी वाटर जस्ट एकदम बीच के साइड रहती थी। उसने कहा अरे मैडम आई है, ले आते हैं अपन जाके समुद्र का पानी पिला देते हैं, क्या ही जा रहा है मैम को, कहीं भी कुछ भी ऐसे, या सी वाटर लिख दो, हैंडपंप वाटर, कुछ भी लिख दो, सी वाटर, हैंडपंप वाटर, है ना। लेट्स से हैंडपंप का पानी ले आई, कहीं से भी ये तीनों पानी लाए हूं। अब मैं हूं केमिस्ट्री की टीचर, तो मैं जैसे ही इनके घर गई, हो सकता है पानी में कोई टेस्ट में चेंज हो 19-20%, लेकिन हर एक कंपोनेंट, जितने भी तीनों ने पानी लेके आए, तीनों लोग, तीनों ही पानी जो है उसमें वाटर H2O ही तो रहेगा, ये तो सेम रहेगा, यस और नो बताओ। ऐसा थोड़ी है कि माही H2HO ले आई हो, है ना, ये HO2 ले आए हो, ये H2O4 ले, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पानी तो पानी ही रहेगा भाई, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। क्या बोल रही है मैम? पानी नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स it has been obtained, the formula of water will remain
same, which is H2O. कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई? नो मैटर। अच्छा, आप ये बोल सकते हो मैम ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये फलाना है, ये डिम का, बट मैं आपको क्या बोल रही हूँ, पानी का फॉर्मूला, उसके अंदर क्या मिनरल्स आ गए, क्या सॉल्ट। मैम ने कुछ नहीं पूछा, मैम ने कहा पानी का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, द फॉर्मूला ऑफ वाटर विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन H2O ओनली। मतलब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, रेशियो बाय मास या रेशियो बाय वॉल्यूम निकालूं, हाइड्रोजन होता है 2 और ऑक्सीजन लिया आपने 1, तो ये हमेशा 2:1 ही रहेगा, हमेशा 2:1 ही रहेगा। ये बाय वॉल्यूम निकाला है, रेशियो बाय वॉल्यूम, है ना। रेशियो बाय मास भी बेटा सेम रहेगा। रेशियो बाय मास कितना होगा, हाइड्रोजन का मास हो गया 2, ऑक्सीजन का मास होता है 16, यानी कि 1:8 रेशियो बाय मास। तो भाई आप किस सोर्स से लेके आ रहे हो उस चीज को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी का फॉर्मूला, पानी का रेशियो बाय मास, पानी का रेशियो बाय वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन सेम, विल ऑलवेज रिमेन सेम। पहले ये बताओ कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर हम डेफिनेशन समझेंगे और एग्जांपल समझेंगे, क्वेश्चन भी लगाएंगे बाद में। कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नो मैटर, जैसे आपके एनसीईआरटी में क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जांपल दे रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट चाहे कोई मैनमेड कर रहा हो, इंसान बना रहा हो, चाहे आप धरती के अंदर से निकाल रहे हो, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, CuCO3 ही रहेगा, और उसका रेशियो बाय मास जो है वो भी सेम रहेगा। अभी आएंगे उस पर। किसी किसी क्लियर हुआ? मैम आई एम हंग्री, प्लीज प्लीज, क्या एंड द क्लास शायद कुछ लिखा था, ये कोई बात हुई? ऐसा बोल के मुझे क्यों भूख लगवा रहे हो? खा लो ना चुपचाप, मैं तुम्हारे घर आके थोड़ी देख रही हूँ तुम खा रहे हो या नहीं, तो खाते खाते पढ़ लो ना बेटा। हाँ, ये क्या बात हुई? तुम्हारे चक्कर में क्लास ही खत्म कर दे हम सीधा, मतलब ये भी सही है। हाँ मैम मैं खाना खा रहा हूँ, क्लास खत्म करो। ये क्या बात हुई भाई? तुम एंड करो ना क्लास, तुम जाके रिकॉर्डेड देख लेना। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। क्लियर है? पक्के से क्लियर है? वेरी गुड, बहुत सारे क्लियर आ गए मेरे पास। हम इसको रिवाइज करते हैं, डोंट वरी, हम इसको पढ़ेंगे, वापस पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले ये लॉ आपको प्राउस्ट जी ने दिया था, प्राउस्ट, ठीक है। क्या कहता है ये लॉ मैम? अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स। एक केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट होगा और उसका जो प्रपोर्शन बाय मास होगा वो भी हमेशा सेम रहेगा, जिसको आप बोल सकते हो डेफिनेट रहेगा या कह सकते हो कांस्टेंट रहेगा, और इसीलिए इसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये जो आपको मैंने पढ़ाया है ये क्या है? ये है बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शंस, ठीक है। इतनी चीज याद रहेगी। अब इसको समझो, इसको और समझो वापस से। डेफिनेशन भी हमें याद भी रखना, हम कॉन्सेप्ट समझ गए पूरा मेरे ख्याल से, अब हम डेफिनेशन भी याद रखेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। एक केमिकल कंपाउंड जो है इट विल ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा हमेशा, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट एंड देयर प्रपोर्शन बाय मास विल ऑल्सो रिमेन सेम या कांस्टेंट या डेफिनेट। द लॉ इज गिवन बाय प्राउस्ट। क्या हमें याद भी हो गया साथ में? बताओ। प्राउस्ट ने 2 सैंपल पे वर्क किया था क्यूप्रिक कार्बोनेट। एक सैंपल उन्होंने नेचुरल सैंपल उठा लिया, एक उन्होंने नेचुरल सैंपल उठा लिया, एक उन्होंने सिंथेटिक सैंपल उठाया। सिंथेटिक सैंपल मतलब मैन मेड सैंपल उठाया। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट जो आया CuCO3, इन्होंने देखा उसमें चाहे आपने नेचुरल अर्थ से निकाला हो चाहे मैन मेड हो वो सैंपल, उसमें कॉपर जो है वो 51.35 है, तो यहां पे भी 51.35 है। कार्बन अगर यहाँ पे 9.74 है तो यहाँ पे भी 9.74 है। ऑक्सीजन 38.91 है तो यहाँ पे भी 38.91 है। तो नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, द रेशियो बाय मासेस ऑलवेज रिमेन सेम या कांस्टेंट या डेफिनेट, और वी कैन से द
एलिमेंट्स रिमेन कांस्टेंट। बताओ बताओ, 9th की डेफिनेशन याद है? वो चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी बेटा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, यही डेफिनेशन पढ़ लो जो है। ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को ये एग्जाम्पल से याद हो जाएगा। ये हमारे बच्चों को जैसे ही कोई बोलेगा लॉ ऑफ डेफिनेट या कॉन्स्टेंट, दिमाग की बत्ती चलेगी और वो तुरंत बोलेंगे मैम ये तो वो वाला लॉ था कि 4 लोगों से पानी मंगाओ तो कहीं से भी वो पानी लाए, बट द फॉर्मूला विल रिमेन H2 ओनली। डेफिनेट या कांस्टेंट, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड दिखा दो फॉर 10 सेकेंड्स। तन्वी यार तुमने कर दी ना छोटी बात यार। तन्वी कौन सी प्रीवियस लेकिन ये वाली, ये वाली? चलो तन्वी तुम्हारे लिए 10 सेकेंड क्या 5 सेकेंड ना, मतलब रुक जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, 10 सेकेंड रुक जाएंगे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, देख लो देख लो देख लो, लिख लो जो लिखना है, लिख लो जो लिखना है। अभी 5-10 मिनट और पढ़ लो यार। कहाँ जाना है तुमको? तुम्हारी कौन सी लाइफ अच्छी चल रही है, तुम्हें कहाँ जाना है बेटा? अरे ऐसा नहीं, अच्छी चल रही होगी। ठीक है, पीछे करें स्लाइड, अनुष्का कह रही है। चलो ये भी कर लो, वो भी कर लेना। ठीक है, हो गया। मैम थोड़ा सॉन्ग सुना दो प्लीज। क्या बात है बेटा? और बताओ बेटा, ये तो छोटी बात हो गई ना, डांस वांस वाला कुछ टास्क दो, ये छोटी बात थोड़ी है। हाँ क्लियर? कह रहा 10 सेकेंड स्लाइड के बाद छुट्टी कर देना। वाह बेटा, क्लियर क्लियर क्लियर। पीछे कर दो स्लाइड, देख लिया 10 सेकेंड। अब ये वाली स्लाइड भी देख लो जल्दी से, जल्दी से देख लो, लिख लो जो लिखना है, लिख लो जो लिखना है। क्लियर क्लियर, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड लॉ बेटा थोड़ा सर से उठने वाला लॉ है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। थर्ड लॉ थोड़ा सा सर से तुम्हारे जा सकता है, तो इसमें दिमाग लगाना और सुनना ध्यान से। हेडिंग लगाइए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, पहले इस लॉ को सुनो, पहले इस लॉ को सुनो, क्योंकि ये लॉ थोड़ा सा अलग है। तो आपके पास नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बड़ा अजीब सा लॉ है, तो इसको बहुत ध्यान समझना, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है आपको, तो इसको अच्छे से सुनना, अच्छे समझना, आपको आएगा। सुनो, ये लॉ क्या कहता है, पहले इस लॉ की डेफिनेशन समझो। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 or more compounds, when two elements combine together to form 2 or more different compounds, है ना, तो masses of element different element which combined with same mass of one element bears a simple whole number ratio। क्या था ये मैम? हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, साइंस लेने का डिसीजन बदल दिया आपने। नहीं नहीं, आएगा आएगा, सुनो। when two elements combine together to form 2 or more compounds, the different mass of one element which combined with the same mass of other element bears a simple whole number ratio। सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन सुनो, मतलब डेफिनेशन सुनो। लिख दूं क्या पूरी डेफिनेशन? तुम मेरे साथ साथ लिखोगे? मेरे साथ साथ लिखो। when two elements, हम फॉर्मूले समझेंगे। combine together to, नीचे लिखते हैं, to form 2 or more compound। साथ में पता है क्यों लिख रही हूं मैं? ताकि तुम्हें याद हो। मेरे साथ लिखोगे तो तुम्हें याद भी होगा। when two elements combine together to form 2 or more compounds, then the masses of, एक बार चेक भी कर लो ताकि आपको सेम डेफिनेशन लिखे, the different masses of, then the different mass of one element which combined with the different mass of one element which combined with mass of other element, the different masses of one element which combined with the same mass of other element with the same mass of other element bears a simple whole number ratio with one another। अब
आप खैर आपको अगर 19-20 का कोई फर्क दिखे डेफिनेशन या वर्ड्स में तो आप उसको सही कर लेना, मेरा आपका काम था सिर्फ आपको ये चीज याद करवाते करवाते लिखवाने का, ठीक है। चलो अब हम इसको इतना तो समझ नहीं पाएंगे, बहुत सिंपल है कि मैम देख के तो हम इसको नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल कि हम इसको देख के पढ़ लें। भाई मैम हम तो सो जाएंगे, खाते खाते तो छोड़ो, सोते सोते थोड़ी पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं, मैं इसको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। मैंने आपसे बोला कि बेटा पता है जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है ना तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो बनाता है। जैसे मैम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है ना तो वो H2O बनाता है, वाटर बनाता है। पर मैम जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी तो बनाता है, H2O2। मैम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, पर मैम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन पर ऑक्साइड भी तो बना सकते हैं, है ना। N2O2 भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, बहुत सारी N2O5 भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है? यही कहता है कि मैम कि एक से ज्यादा मतलब कंपाउंड बनेंगे? नहीं, और डिफरेंट है ये कहता है, ध्यान सुना, when two elements combine together to form two or more compounds, देखो एक से ज्यादा कंपाउंड, दो कंपाउंड बना रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता था। when two elements combine together to form two or more compounds, then the masses of one element, अब सुनना, कार्बन था 12 मास, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। पर बेटा वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, मतलब 2 ऑक्सीजन थे, मतलब यहाँ पे 16 × 2 32 था ऑक्सीजन का मास ओवरऑल। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 32 था, यहाँ पे 16 था। यही तो हुआ ना यार, वहां 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था। तो डेफिनेशन साथ साथ याद करो, when two elements combine to form two or more compounds, then the masses of one element which combine with the different mass of other element, mass of one element जो कि सेम है वो कंबाइन कर रहा है दूसरे के साथ जिसका डिफरेंट मास है, तो इसके मासेस का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। इसके मासेस का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। कोई बताएगा क्या रेशियो हो सकता है? बोलो आया, किसे किसे ये चीज समझ में आई? क्या रेशियो होगा? आया, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो भाई इतना तो मेरे ख्याल से हमारे हर बच्चे को समझ में आ गया होगा कि मैम हम समझ गए। तो जो मासेस है इसका रेशियो है 32/16, वो कितना आ जाएगा? 2:1। और यही है बेटा एक सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब होता है जैसे 1:2, 2:3, 2:1, 1:4, 2:4, 3:4, लेट्स से 5:8 आ रहा है, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। सिंपल होल नंबर रेशियो 2, 3, 4, 5 तक, मैक्सिमम 4, 5 तक रहता है, इसके ऊपर सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं होता। एक बार फिर से सुनो इस लॉ को। when two elements combine together to form two or more compounds, then the different mass of one element, एक बार 32 था, एक बार 16 था, which combined with the same mass of other element, the different mass of two element which combined with the same mass of other element bears a simple whole number ratio। किसे किसे समझ में आया, याद हुआ, नोट हुआ, सब कुछ हो गया? किसके साथ सब कुछ हो गया सबके साथ। किसके? बताओ। आया? एक बार आंख बंद करके बोल के देखें। आंख बंद करें, जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मैम, when two elements combine to form two or more compounds, two elements combine to form two or more compounds, then the different masses of one element which combine with the same mass of other element bears a simple whole number ratio। और एग्जांपल था हाइड्रोजन वाला भी देखा था आपने, है ना? वो भी चाहो तो लिख लो कि मैम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, उसने वाटर बनाया। वहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O2 भी बना सकते थे,
है ना, दोनों ही कंडीशन में ये है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम्स है ना। तो इसमें ऑक्सीजन का मास कितना था, इसमें ऑक्सीजन का मास था 16, हाइड्रोजन था 2, हाइड्रोजन सेम हो गया, यस मैम, और ऑक्सीजन कितना हो गया 32। तो 16:32 जो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। When two elements combine to form 2 or more compounds, the mass of one element, the different mass of one element which combine with the same mass of other element bear a simple whole number ratio. बताओ भाई, हमारे बच्चों को क्लियर है, पक्के से आया, हाँ क्लियर, अच्छे से क्लियर हुआ हमारे बच्चों को। चलो वेरी गुड, अब फटाफट से एक बार स्लाइड रीड करें, है ना। When two elements combine to form 2 or more compounds, the different mass of one element which combine with same mass of other element, simple whole number ratio. किसने दिया था लॉ, डाल्टन जी ने। किसने दिया था लॉ, डाल्टन जी ने दिया था 1803 में, 1803 में, जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी आई थी। ठीक है, बस यही चीज यहाँ पे बेटा बनी हुई है ना, यही सेम चीज यहाँ बनी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, सिंपल होल नंबर रेशियो इसमें आ रहा होगा। चलो भाई, तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को ये भी क्लियर है, ये भी हमारे बच्चों को क्लियर है। आगे बढ़ जाए, तीनों लॉ अच्छे से समझ में। एक रिकैप करें, जल्दी से बताओ, चलो इसी बात पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने बनाया था, किसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन द चैट बॉक्स, किसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? बताओ क्या हो गया, क्या कहना चाहोगे? छुट्टी क्यों लिख रहे हो यार? एक तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, ये 10th वाले बच्चे जब 11th में आते हैं ना, तो ये जीना हराम कर देते हैं स्टार्टिंग के 1-2 महीने। सेम मेरे साथ पिछले बार का एक्सपीरियंस है बेटा। तुम पहले छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे, पर अब तुम नहीं हो। वेरी गुड एंटोनियो लेवोशियर, वेरी गुड। एंटोनियो लेवोशियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। जब तक मैं बता रही हूँ ये क्या होता है, तब तक आप बताइए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मासेस ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स आपस में बराबर होंगे, मास इज कंजर्व्ड, गिवन बाय एंटोनियो लेवोशियर। चलो, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था? जल्दी से। वेरी गुड, क्या बात है, बड़े ही इंटेलिजेंट बच्चे, सभी ने दे दिया करेक्ट आंसर। प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है, प्राउस्ट जी ने वो लॉ दिया था। जब तक मैं बता रही हूं, अब तुम तीसरा लॉ बताओ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था? तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है, नो मैटर किस सोर्स से आप किसी चीज को उठा के लाए हो, चाहे वो नेचुरल सोर्स हो, चाहे वो सिंथेटिक सोर्स हो, चाहे वो कोई भी सोर्स क्यों ना हो, जो भी आप एलिमेंट्स ले रहे हो उनका, जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो उसका एलिमेंट हमेशा सेम होगा, या कह लो उनके मासेस का रेशियो हमेशा सेम होगा। ठीक है, प्राउस्ट जी ने ये लॉ को दिया था। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सभी ने करेक्ट आंसर दे दिया है, डाल्टन जी ने इस लॉ को दिया था। क्या कहते हैं, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जरूर बनने चाहिए, ये याद रखना, वो कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाने चाहिए। तो किसी एक का मास हमेशा सेम होगा मिक्स होते टाइम, और दूसरे का डिफरेंट होगा। तो जो डिफरेंट वाले मासेस है उनका जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों लॉस थे, मेरे ख्याल से सबको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लॉ आपके पास आता है गेल-सैक्स लॉ। गेल-सैक्स लॉ क्या कहते हैं, बस सुन लो यार, देखो अगर दोनों लॉ सुन लोगे ना तो नेक्स्ट क्लास में आपको ना थोड़ा सा वो हो जाएगा, प्रिविलेज हो जाएगा। बताओ, जैसा बताओ, तुम बोलो कराएं दूसरा लॉ, क्या कहती है हमारी मेजॉरिटी? 2 लॉ बचे, बोलो तो 9:30 पे क्लास खत्म कर देंगे, जैसा आप बोलो, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग में ना ये बच्चे जो होते हैं ना, ये 10th से 11th वाले, इनको बहुत ही जल्दी, ये पता नहीं कौन से बच्चे हैं जिनको इतना लगता है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, छुट्टी हो जाए। मतलब मेरे में तो प्रॉपर स्पैमिंग होती थी स्टार्टिंग के 2 महीने, छुट्टी, और वो लोग काउंट करते थे। उनसे बोल दो 10 मिनट में कर रहे हैं तो वो लिखते थे 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट। क्या चलता है ये सब, बताओ? नो यस नहीं, ओएस खाया जाता है, ओएस। तो मेजॉरिटी जीत चुकी है नो के साथ। ठीक है, नो छुट्टी, वेरी गुड, डर गए हो ना तुम लोग। चलो, तो हम पढ़ते हैं गेल-सैक्स लॉ। गेल-सैक्स लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है व्हेन गैस, पहली चीज तो ये गैसेस के ऊपर लॉ लगता है, गैसेस की वजह से ही ये वर्ड आता है। ठीक है, तो गेल-सैक्स लॉ जो है गैसेस के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? गैसेस के ऊपर लगता है। तो गेल-सैक्स लॉ कहता है व्हेन गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम, when gases combine they do so in volume which bears a simple whole number ratio। नोट कर लो गेल-सैक्स लॉ। गेल-सैक्स लॉ
ये कहता है when gases combine they do so in volume which bears a simple whole number ratio. Simple whole number ratio. When gases combine, they do so in volume which bears a simple whole number ratio. When gases combine, they do so in volume. ठीक है? When gases combine, they do so in volumes which bears a simple whole number ratio. सिंपल सी बात है. पहली चीज तो ये सिर्फ गैसेस के ऊपर लॉ लगता है बेटा. कभी लिक्विड या सॉलिड स्टेट दिख जाए, आप कभी ये लॉ नहीं लगाते. तो अगर मैंने बोला H2 और O2 मिले आपस में, H2 भी गैसियस स्टेट में और O2 भी गैसियस स्टेट में, H2 भी गैसियस स्टेट में और O2 भी गैसियस स्टेट में, तो ये कंबाइन करके H2 बना रहे हैं, है ना. अगर H2 गैसियस स्टेट में तभी लेना, अगर लिक्विड स्टेट में तो आप उसके लिए ये कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो व्हेन गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम व्हिच बेयर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो. तो मान लो इसके आगे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, या तो वॉल्यूम आपको दिया होगा या तो जो भी बैलेंसिंग लगी है ना बेटा उसको भी आप वॉल्यूम मान सकते हो. वो एक्चुअली वॉल्यूम का रेशियो होता है, ठीक है. तो यहाँ पे लेट्स से अगर हम बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, है ना. 2 और 2, हाँ. तो यहाँ पे आया 2 लीटर, लेट्स से लीटर के टर्म में. तो 2 लीटर जो है वो कंबाइन कर रहा है 1 लीटर ऑक्सीजन से. और मान लो वाटर भी गैसियस स्टेट में हो सकता है, वेपर फेज में हो सकता है. अगर नहीं है तो मैं वापस से बोल दूं, आप फिर इसको कंसीडर नहीं करोगे. अगर ये गैसियस स्टेट में तो ये भी 2 लीटर है. तो ये जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम भी 2 है ना. इसका वॉल्यूम 1 है और इसका वॉल्यूम 2 है. तो वो कहता है गे-लुसाक्स लॉ कि जब भी गैसेस कंबाइन करेंगी दे डू सो इन वॉल्यूम, वो वॉल्यूम के टर्म में करेंगी. एंड इसका एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकल के आएगा. आप खुद से देखो इसके वॉल्यूम का रेशियो क्या है. वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 2:1:2. ये भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो ही तो है ना. सिंपल होल नंबर रेशियो ही तो है. 2:1:2, 1:2:3, ऐसे 3-4 तक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है. अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बेटा ये गैसियस स्टेट में नहीं होता, मान लो वाटर तो लिक्विड स्टेट में है मैम, तो आप फिर ये नहीं लिखते, फिर आप यहां से ये हटा देते, फिर केवल 2:1 आता आपका आंसर. तो जो गैसियस स्टेट में सिर्फ उसी को लेना, जो गैसियस स्टेट में नहीं है उसको मत लेना. अगेन ये जो आगे आपने लिखा है ना बेटा, आगे जो कुछ नहीं लगा मतलब 1 लगा है, तो यही होता है इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम का वैसे रेशियो होता है, एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं होता, मोल्स का रेशियो वॉल्यूम का रेशियो होता है ये, ठीक है. तो वापस से गे-लुसाक्स लॉ क्या होता है मैम, जब भी गैसेस कंबाइन करेंगी दे डू सो इन वॉल्यूम, वो वॉल्यूम के थ्रू ही कंबाइन करेंगी. एक वॉल्यूम उठाया तो 2 वॉल्यूम के साथ कंबाइन हुआ, 2 उठाया 3 वॉल्यूम के साथ कंबाइन हुआ. तो जब भी गैसेस कंबाइन करेंगी दे डू सो इन वॉल्यूम, और इनके वॉल्यूम का जब आप रेशियो निकालोगे तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकलता है. बस यही है. देखो, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन सिंपल मल्टीपल रेशियो वॉल्यूम. प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर, अगर गैसेस हैं तो सभी का एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकलेगा, पर अगर नहीं है तो फिर उसको हटा देना, ठीक है. टेम्परेचर प्रेशर बेटा इन दोनों ही, इन सारी कंडीशन में सेम रख देना. ये लॉ आपको दिया था गे-लुसाक्स ने, ऑफ कोर्स, है ना. गे-लुसाक्स जी ने ये लॉ दिया था 1808 के आसपास. गैसियस रिएक्शंस का ये एक लॉ था. यही सेम मैंने आपको बता दिया. 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम. चलो भाई, इन द चैट बॉक्स क्लियर. लास्ट लॉ चलो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, डोंट वरी. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लास्ट लॉ करा दूंगी. पहले ये बताओ किसी किसी आज का सेशन क्लियर हुआ? हमारे कितने बच्चों को आज का सेशन क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बता दो. तब तक मैं जरा ये देख लूं कि नेक्स्ट आपका क्या था इसमें. अरे 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 अरे, चलो भाई बताओ किसे किसे आज का सेशन क्लियर हुआ? इन द चैट बॉक्स. क्लियर, आज का सेशन क्लियर. बेटा ये वाला क्वेश्चन होमवर्क था ना, इसको देख लेना एक बार याद से. आपके पास सोल्यूशन भी मैंने दे दिया है तो आप कर लोगे खुद से, ठीक है. एक तो आपको ये पढ़ाऊंगी मैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाऊंगी, फिर मॉलिक्यूलर और एटॉमिक फॉर्मूला और फिर मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम शायद नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लें. तो नेक्स्ट क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है. इस चैप्टर में आप बहुत कुछ पढ़ोगे. मोल कॉन्सेप्ट के बाद फिर आपके पास वही पड़ेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला बचेगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बचेगा, लिमिटिंग रिएजेंट बचेगा, है ना. तो सारे ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. खैर स्टोइशियोमेट्री बचेगा, सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. तो हम एक एक करके 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे भी. आज का सेशन मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को हो गया होगा क्लियर, और उनको आ गई होगी आज के सेशन में मजा. मजा आ गया,
यस और नो? क्या तुम्हें भी मजा आ गया? क्या तुम्हें भी मजा आ गया? इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे बेटा, इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। खैर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी क्वेश्चंस बताती चल रही हूँ। जैसे क्यूप्रिक कार्बोनेट का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जो आपने रेशियो निकाला वो बहुत फेमस एक मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना। तो ये हम आपको क्वेश्चन साथ में एग्जांपल के थ्रू भी करा देंगे, और बाद में तो करोगे तुम क्वेश्चन, है ना, बाद में तुम बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास मंडे। जस्सी घर की याद नहीं आई तुमको? मंडे को मैं तुमसे पूछूंगी, तुम्हें याद आनी चाहिए मेरी, ठीक है। आई होप आपको अपना टाइम टेबल बेटा याद होगा। मंडे ट्यूसडे आपकी क्लास होती है 5 बजे केमिस्ट्री की, फ्राइडे सैटरडे आपकी क्लास होती है 8 बजे केमिस्ट्री की, ठीक है। जैसे आज सैटरडे तो 8 बजे, मंडे को आपकी 5 बजे। ये केमिस्ट्री का टाइम टेबल है। आई होप आपको बाकी सारे सब्जेक्ट का टाइम टेबल पता होगा। अगर आपको लास्ट क्लास का सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं दिख रहा है अभी तक तो परेशान मत होना, विद इन 24 आवर्स वो सही हो जाएगा। मतलब मंडे और ट्यूसडे तक आपको वो चीज दिख जाएगी। आप में कुछ अपडेट्स चल रहे हैं तो इस वजह से कुछ आपको दिक्कत आ सकती है एप्लीकेशन में, ठीक है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। आई होप आज का सेशन क्लियर हो गया होगा, मजा आ गया होगा तुमको हर एक टॉपिक में। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। होमवर्क जरूर याद रखना, एक ही होमवर्क हमेशा रहने वाला है और वो है 20 मिनट्स रिविजन। सो मेक श्योर क्लास में आने के पहले 20 मिनट रिवाइज करके आओ, क्योंकि अगर रिवीजन करके नहीं आओगे तो जो टॉपिक आजकल आप कल पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि वो आज से रिलेटेड है, तो भाई आपको थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, गुड नाइट।